2014 में जब बीजेपी का सरकार बना था तब 55 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिकता था और आज 100 रुपए। 45 रुपीज पर लीटर डीजल मिलता था और वही डीजल आज 90 रुपए। दूध जो 36 रुपीज पर लीटर में मिलता था आज वही दूध 70 रुपए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं राघव चड्ढा। जय हिंद दोस्तों। राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरों के साथ साथ एक यंग पॉलिटिशियन भी है। उनका रेस बहुत फास्ट हुआ है। दिल्ली की राजनीति से लेकर डायरेक्ट संसद तक पहुंचना, वो भी बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, ये कोई छोटी बात नहीं है। उनको अक्सर अरविंद केजरीवाल का क्लोज एड माना जाता था। जितना तेजी से वो ऊपर आए उतने ही तेजी से कंट्रोवर्सीज भी आई। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरे देश के लोगों के ध्यान खींचा, एयरपोर्ट इश्यूज। एक दिन संसद में राघव चड्ढा खड़े होते हैं और कहते हैं कि भारत की एयरपोर्ट में खाना इतना महंगा क्यों है। सोचो कि तुम एयरपोर्ट जाते हो तो चाय 200 रुपए, सैंडविच 300 से 400 रुपए। ये क्या है, लग्जरी या मजबूरी का फायदा उठाना। उन्होंने ये मुद्दा उठाया और कहा कि क्या आम आदमी एयरपोर्ट पर कुछ खा भी सकता है या नहीं। ये बात लोगों के दिल में सीधे लगी क्योंकि ये रियलिटी है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया, उड़ान यात्रा कैफे, जहाँ पे चाय 10 रुपए, समोसा 20 रुपए। आप सोचो, एक तरफ 200 रुपए की चाय और दूसरी तरफ 10 रुपए की चाय। डिफरेंस देख रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं होती। ग्राउंड रियलिटी आज कुछ और है। देखो, आज इंडिया में लगभग 150 प्लस एयरपोर्ट है, लेकिन ये उड़ान यात्रा कैफे सिर्फ 10 से 12 एयरपोर्ट पर ही शुरू हो पाए हैं। दूसरी, आम तौर पर पैसेंजर चेकिंग और सिक्योरिटी के बाद जब वो अपना फ्लाइट का इंतजार करते हैं वेटिंग एरिया पर, वहां उन्हें खाने पीने की चीजों की सख्त जरूरत है। लेकिन ये उड़ान यात्री कैफे चेकिंग और सिक्योरिटी से पहले बनाया गया है, जिसका पैसेंजर को ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि चेकिंग और सिक्योरिटी से पहले पैसेंजर अपना खाना बाहर से ला सकता है और खा भी सकता है। असली जरूरत तो वेटिंग एरिया पर है, जहाँ पे पैसेंजर को लंबे समय तक अपने फ्लाइट के इंतजार करना पड़ता है, और ये उड़ान यात्रा कैफे वहां पर नहीं है। इसीलिए और छोटे बड़े एयरपोर्ट पर, खास करके चेकिंग और सिक्योरिटी के बाद वाले एरिया में, ये कैफे का शुरुआत किया जाए और पैसेंजर को बेहतर फूड ऑप्शन मिले, ताकि एयर ट्रैवल सचमुच में एफोर्डेबल बन सके। आप कमेंट में बताना कि ये प्लानिंग अच्छा है या बुरा। अब बात करते हैं रिलेटेड मुद्दे, यानी मोबाइल रिचार्ज और टेलीकॉम कंपनियों के बारे में। देखो, तुम रिचार्ज करते हो 299, 399 या 599, लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया है जो वैलिडिटी है वो 20 डेज का आता है। अब कैलकुलेशन करो, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। 28 डेज के हिसाब से साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है, मतलब ये एक्स्ट्रा पैसा। और दूसरी प्रॉब्लम, जब आपकी मोबाइल रिचार्ज खत्म होता है तो आउटगोइंग कॉल के साथ साथ इनकमिंग कॉल को भी बंद कर दिया जाता है। अब देखो, जब मोबाइल रिचार्ज एक्सपायर होती है तो आपकी आवाज को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अब सोचो, मोबाइल मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। आप बताओ, मोबाइल रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल को बंद करना ये समझ आती है, लेकिन इनकमिंग कॉल का बंद होना ये तो पूरी तरह से मनमानी है। अब देखो, आज हमारी मोबाइल नंबर हमारी डिजिटल पहचान बन चुकी है, जैसे कि यूपीआई कम्युनिकेशन, बैंकिंग ओटीपी, ट्रेन ओटीपी, पेन एंड आधार कार्ड ऑथराइजेशन, इंटरव्यू कॉल, हॉस्पिटल कॉल, माँ बाप की गाँव से फोन। तमाम चीजें हमारी इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आते हैं। इसे इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक टाइम का रिचार्ज करना भूल गया। यह कोई छोटी बात नहीं है। अब तीसरा पॉइंट, अगर तुम रिचार्ज किए हो 299 या 399 का, तो उसमें लिखा होता है 2 GB डाटा पर डे। अब एक सिंपल सवाल, क्या तुम हर दिन एग्जैक्ट 2 GB यूज करते हो? तो आंसर है नहीं, क्योंकि कभी 1 GB, कभी 1.5 GB, कभी 0.5 GB, और कभी पूरा 2 GB भी पूरा नहीं होता है। अब यही से कहानी में ट्विस्ट आता है। मान लो तुम्हें मिला है 2 GB पर डे, लेकिन तुम यूज किए हो 1.5 GB, बचा कितना? 0.5 GB। अब लॉजिक क्या कहता है, जो 0.5 GB बचा है ये अगले दिन कैरी होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, रात की 12 बजे के बाद जो 0.5 GB डाटा बचा है वो गायब। मतलब तुमने पैसा पूरा दिया और पूरा डाटा यूज करने का मौका ही नहीं मिला। और इसे कहते हैं यूज इट और लॉस इट। और यही मुद्दा राघव चड्ढा ने संसद में उठाया और कहा, अगर कंज्यूमर ने पैसा दिया है तो डाटा एक्सपायर क्यों होता है। जैसे मान लो, प्लान 399 का वैलिडिटी 28 डेज, मतलब साल में 12 नहीं 13 बार रिचार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि एक्स्ट्रा पैसा निकलता कैसे है। तो मान लो, प्लान 399 मल्टीप्लाई 13 मंथ इज इक्वल टू 5187 रुपीज।
और अगर 12 बार होता तो 399 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 4788 रुपीज। डिफरेंस 399 का मतलब साल में तुमसे एक एक्स्ट्रा रिचार्ज निकाल दिया जाता है। आप सोचो देश में करोड़ों लोग हैं और हर लोग यही कर रहे हैं, तो आप सोचो कि टोटल कितना पैसा निकाल दिया जाएगा। आंसर हजारों करोड़ रुपए। राघव चड्ढा ने जो सवाल संसद में उठाया, यह सुनने में सिंपल लगता है लेकिन है बहुत ही गहरी। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ वो जनता की मुद्दा उठा रहे थे और दूसरी तरफ अचानक खबर आता है कि उन्हें पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया है, कुछ जिम्मेदारियों से उन्हें हटा दिया गया है। लेकिन क्यों? कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी से दूरी बढ़ना, कम एक्टिव रहना और अलग सोच रखने की वजह से। लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक पक्ष है। राघव चड्ढा ने खुद कहा है कि मुझे चुप करा दिया गया है, मुझे हराया नहीं गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या उनको पार्लियामेंट से पूरी तरह से निकाल दिया गया है? तो आंसर है नहीं, उनको पार्लियामेंट से पूरी तरह से निकाला नहीं गया है, बस उनको कुछ रोल से हटाया गया है। मतलब टेक्निकली वो अभी भी एमपी है, बट इन्फ्लुएंस कम कर दिया गया है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आखिर सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि उन्होंने सच बोला, इसीलिए सिस्टम अनकंफर्टेबल हो गया। लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या इंडिया में कोई भी नेता पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रह सकता है? क्या सिस्टम के खिलाफ जाकर सरवाइव करना पॉसिबल है? अब क्या है, राघव चड्ढा को लेकर लोग दो हिस्से में बांट गए। सपोर्टर कहते हैं कि ये सही है, ये असली नेता है। क्राइसिस ये सिर्फ पब्लिकली है, ग्राउंड वर्क कम है। अब ये मेरा आखिरी लाइन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि सच बोलना आसान नहीं है, लेकिन जब कोई बोलता है तो पूरा सिस्टम हिला देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।